हेलो माय डियर्स। स्वागत है आपको अपने इस चैनल बायोब्लास्ट एकेडमी पर। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपने पढ़ाई में एकदम बिंदास तरीके से व्यस्त हैं। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज क्लास 12 बायोलॉजी का जनन स्वास्थ्य चैप्टर से ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर हम बात करें आज की वीडियो की, तो आज की वीडियो में जनन स्वास्थ्य चैप्टर का हम लोग 90% पोर्शन कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है गर्भ निरोधक विधियाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें 5 टॉपिक्स हैं गर्भ निरोधक विधियाँ में। इन पाँचों में से आपका अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो सारा का सारा आएगा, लेकिन अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो उसमें से 2-3 तो आराम से आ जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा अंत तक एकदम अच्छे से देखिएगा। ठीक है, 90% की गारंटी के साथ हम लोग इस वीडियो को देखेंगे। ठीक है, ये जरूरी एग्जाम से में आएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं अगेन कह रही हूँ। ठीक है, तो इस पूरे वीडियो को देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन बच्चों, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी मैं ऐसे वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो गर्भ निरोधक होता क्या है? ठीक है, तो जो ये होता है कि गर्भ निरोधक, यानी कि गर्भ मतलब गर्भ को, और निरोधक मतलब होता है रोकने वाला। समझे? यानी कि निरोधक मतलब क्या होता है? किस रोकने वाला, और गर्भ मतलब गर्भ को, यानी कि जो गर्भ को रोकने वाला विधि है उसको बोलते हैं गर्भ निरोधक विधियाँ। ठीक है, तो ये कौन कौन सी है चलिए देखते हैं। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि जो गर्भ निरोधक है, जब कोई स्त्री या महिला गर्भ निरोधक का इस्तेमाल करती है तो वो कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले कि एक उत्तम गर्भ निरोधक में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। ठीक है, एक अच्छा गर्भ निरोधक जो है उसमें क्या होना चाहिए? ये 4 गुण होने चाहिए। ठीक है, कौन कौन सा है? सबसे पहला गुण कौन सा है? तो वो है यह पूर्ण रूप से कारगर होना चाहिए। ठीक है, जो वो महिला यूज कर रही है गर्भ निरोधक, वो पूरी तरीके से कारगर होना। दूसरा है कि यह प्रयोग में सरल होना चाहिए। ठीक है, इसको हर महिला एकदम आसानी से ले सके, कोई बिना दिक्कत के। ठीक है, तीसरा नंबर है कि इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होने चाहिए। ठीक है, जब कोई महिला कोई पिल्स का, यानी कि दवाई का जब इस्तेमाल कर रही है गर्भ को रोकने के लिए, तो उसके बॉडी पे जो है कोई अदर इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ जिसके लिए यूज कर रही है वही काम होना चाहिए। ठीक है, फोर्थ है कि यह आसानी से उपलब्ध होने वाला होना चाहिए। मतलब कि जो गोलियां हैं, गर्भ निरोधक गोलियां हैं, कई सारे हैं, तो वो जो है एकदम आसानी से हमें हर मेडिकल स्टोर पे मिल जाए। ठीक है, जैसे कि कोई स्त्री है वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकती है उसको लेने के लिए, अगर ये बहुत ज़्यादा दूर मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि इसे जो है बहुत सारी स्त्रियाँ यूज़ नहीं कर सकती हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही सस्ता होना चाहिए और इसको सिंपल हर एक मेडिकल स्टोर पर ये मिल जाने चाहिए। ठीक है, तो ये बस 4 क्वालिटी जो हर गर्भ निरोधक में होने चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग गर्भ निरोधक के प्रकार, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ शुरू होता है हमारा असली क्लास। ओके, गर्भ निरोधक के प्रकार तो कौन कौन से हैं चलिए उसे देखते हैं। तो सबसे पहले कि वर्तमान में बाजार में उपलब्ध गर्भ निरोधकों को निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, निरोधक विधियां हैं उनको हम लोग कई सारे भागों में बांट चुके हैं। ठीक है, सबसे पहली विधि है प्राकृतिक विधियां। ठीक है, कौन सी विधि है? प्राकृतिक विधियां, यानी कि जिसे इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल मेथड्स। ओके, सेकंड नंबर है रोधक विधियां, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बैरियर मेथड्स। थर्ड नंबर है अंतः गर्भाशय युक्तियां, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन डिवाइस या फिर आईयूडी। ध्यान से हर एक चीज को, हर एक बात को एकदम अच्छे से सुनिए, क्योंकि जो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आईयूडी की, तो यहाँ पे एग्जाम से पूछता है कि फुल फॉर्म क्या होगा आईयूडी का। ठीक है, ये 2 नंबर में पूछ लेगा, आपका 2 नंबर यहीं से बन गया कि आईयूडी का फुल फॉर्म क्या है। तो वो होता है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। ठीक है, उसके बाद नंबर 4 पे है गोलियां, यानी कि जिसे बोलते हैं इंग्लिश में पिल्स। ठीक है, उसके बाद 5th नंबर पे शल्य क्रिया विधि। आप इसको अपने सराउंडिंग में भी देख पाते होंगे। शल्य क्रिया विधि यानी कि बंध्याकरण जिसे बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ये सर्जिकल मेथड्स होता है ऑफ स्टेरिलाइजेशन, यानी कि सर्जिकल मेथड्स होता है, सर्जरी से इसको बंद किया जाता है। ठीक है, चलिए इन सबको देखते हैं एकदम विस्तार से अच्छे से। तो सबसे पहले नंबर पे कौन सा है? प्राकृतिक विधि।
ठीक है। जो प्राकृतिक विधि है ये जैसे आपको नाम से पता चल रहा है कि जो प्राकृतिक मतलब नेचुरल मेथड्स, यानी कि नेचुरल, यानी कि इसमें जो है कोई भी बॉडी पे साइड इफेक्ट नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि जो भी प्राकृतिक चीज़ें होती हैं बहुत ही अच्छे होते हैं, वो बहुत ही अच्छे होते हैं, उन लोगों का साइड इफेक्ट हमारे बॉडी पर नहीं होता है, चाहे वो कोई से भी मेथड्स है। बात करें इसमें गर्भ निरोधक विधियों के बारे में, तो ये प्राकृतिक विधि सबसे पहला, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि यह प्रक्रिया अंड तथा शुक्राणु के मिलने से रोकने के सिद्धांत पर कार्य करती है, ठीक है। क्या करती है ये विधि कि ये जो होती है अंडे को, यानी कि एग्स को, जो कि मादा से रिलीज होता है, और ये होता है शुक्राणु जो कि नर से रिलीज होता है, ठीक है। तो इन दोनों को रोकने से क्या, इन दोनों को मिलने से क्या करती है, ये रोकती है, यानी कि मिलने नहीं देती है। जब अंडाणु और शुक्राणु ही नहीं मिलेंगे तो निषेचन कैसे होगा, ठीक है। और इसमें जो है निषेचन को रोका जाता है, वही बात है, यह निम्नलिखित तरीकों से की जाती है, ठीक है। अब इसको कैसे कैसे किया जाता है ये देखते हैं। तो बाहरी स्खलन विधि पहला, ठीक है। पहला क्या है कि बाहरी स्खलन विधि। तो इसमें क्या होता है कि इस प्रक्रिया में मैथुन के दौरान पुरुष वीर्य स्खलन से पहले ही शिशन को मादा के शरीर से बाहर निकाल लेता है, ठीक है। समझ में आया कि इसमें क्या होता है कि जब एक मादा और पुरुष कॉपुलेशन करते हैं तो उस समय पे क्या होता है कि वीर्य का, नर के शिशन भाग से क्या होता है कि वीर्य का स्खलन होता है, ठीक है। तो उस समय पे वीर्य के स्खलन के समय ही क्या करते हैं कि जो नर होता है अपने शिशन को मादा के करके जनन पथ से बाहर निकाल लेता है, ठीक है। जिससे क्या होता है कि जो वीर्य का स्खलन है वो मादा के जनन भाग में ना होकर के बाहर हो जाता है, ठीक है। जब वीर्य का स्खलन बाहर होगा तो जैसे कि आपको पता है कि वीर्य में क्या होते हैं, शुक्राणु होते हैं, तो शुक्राणु भी बाहर ही रह जाएंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि निषेचन नहीं हो पाएगा, नहीं होगा, ठीक है। और अब दूसरा मेथड्स कौन सा है, तो वो है अवधि संयम, ठीक है। अवधि संयम को जानने से पहले आपको ये पता रहनी चाहिए पीरियड्स के बारे में, यानी कि जिसे हम लोग बोलते हैं मासिक चक्र, ठीक है। जो कि वो प्रक्रिया है, और ये जो प्रक्रिया मासिक चक्र की पूरा 1 से लेकर के पूरे 28 दिन तक चलती है, ठीक है। कितने दिनों तक, तो 1 से लेकर के पूरे 28 दिन तक ये प्रक्रिया चलती है मासिक चक्र की, ठीक है। तो इसके बारे में सबसे पहले कुछ नॉलेज ले लेते हैं ताकि हमें अवधि संयम को समझने में बहुत ही आसानी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ से 1 से लेकर के कितने दिनों तक, 28 डेज तक, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, जैसा कि आपको पता ही है कि 1 से लेकर पूरे 5 दिन तक, कह सकते हैं 5 दिन तक, हाँ। इसमें क्या होती है, ब्लीडिंग फेज होती है। कौन सी फेज होती है, तो ये होती है ब्लीडिंग फेज, ये होती है ब्लीडिंग फेज, ठीक है। यानी कि इस समय क्या होती है कि मासिक चक्र शुरू रहता है, 1 से 5 दिन तक की ड्यूरेशन होती है, ठीक है। उसके बाद जो होता है 5 से लेके 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। ये है 10वां दिन। 10 से लेके ऐसे ही करके 17वां दिन तक आता है, ठीक है। उसके बाद आता है 17 दिन, ठीक है। ऐसे ही चलता रहेगा। तो जो ये प्रक्रिया है, तो ये जो है 10 से लेकर 17वां दिन, ये बहुत ही डेंजर फेज होता है। डेंजर फेज कहने का मतलब कि यहाँ पे क्या होता है कि अंडे का उत्सर्जन होता है, कह सकते हैं कि अंडोत्सर्ग होता है, ठीक है। क्या होता है कि अंडोत्सर्ग होता है। तो जब अंडोत्सर्ग होगा, अगर यहाँ पे अंडोत्सर्ग होगा, मान लो अंडोत्सर्ग हो गया ये, ठीक है। और अब जो है निषेचन होता है, अब जो है कॉपुलेशन होता है, तो नर का जो शुक्राणु है वो आता है, और यहाँ पे क्या होगा कि अंडाणु और शुक्राणु जब मिल जाएंगे तो इसको बोलते हैं निषेचन, यानी कि निषेचन हो जाता है। तो ये जो है 10 से लेकर 17 दिन के बीच में कॉपुलेशन बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे निषेचन होने की संभावना बहुत अधिक रहती है, ठीक है। उसके बाद 17 से लेकर के 28 दिन तक, 17 से लेकर के 28वां दिन तक ये सेफ फेज होता है, ठीक है। तो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा मासिक चक्र के बारे में सारी बातें। अब हम लोग बात करते हैं अवधि संयम के बारे में। तो अवधि संयम में क्या होता है कि इसमें एक दंपति मासिक चक्र के 10वें से 17वें दिन के बीच में मैथुन नहीं करते हैं, क्योंकि इस दौरान गर्भधारण के बहुत अधिक अवसर होते हैं, ठीक है। क्यों होते हैं, क्योंकि इस समय जो होती है अंडों का उत्सर्जन होता है मादा के गर्भाशय से,
मादा के अंडाशय से। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं अपना 3rd नंबर पे स्तनपान अवस्था चक्र। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि प्रसव पश्चात माँ जब तक शिशु को स्तनपान कराती है, ठीक है, प्रसव के पश्चात मतलब कि एक बच्चे को जन्म देने के बाद जब तक माँ अपने बच्चे को स्तनपान कराती है, यानी कि जब तक वो दूध पिलाती है, तब तक ऋतुस्राव चक्र या अंडोत्सर्ग आरंभ नहीं होता है। तो उस समय क्या होता है कि ऋतुस्राव चक्र, जिसको बोलते हैं मासिक चक्र, नहीं होता है। ठीक है, मासिक चक्र नहीं होता है मतलब क्या कि अंडोत्सर्ग भी नहीं होता है। ठीक है, तो जो इस समय पे है, तो ये समय सेफ फेज होता है 6 मंथ तक। ठीक है, तो यह विधि लगभग 6 महीने तक कारगर मानी गई है प्रसव के बाद। ठीक है, एक बच्चे को जन्म देने के बाद 6 महीने तक जो है एक स्त्री को मासिक चक्र नहीं होता है। ठीक है, तो उस समय निषेचन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये होता है स्तनपान अवस्था चक्र। ओके, आशा करती हूँ कि आपको ये पूरा अच्छे से, ये जो विधि है प्राकृतिक विधि, अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चाहती हूँ कि आप इसको वीडियो के दौरान ही पूरे अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि अब आपके एग्जाम्स बहुत पास आ गए हैं, इसलिए। अब नंबर 2 पे हम लोग आ गए हैं, जो कि है रोधक विधि। कौन सी विधि? रोधक विधि। ओके, तो कि इस विधि में किसी भौतिक अवरोध का प्रयोग करके नर तथा मादा युग्मकों को मिलने से रोक दिया जाता है। क्या मतलब कि इस विधि में भौतिक अवरोध का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जैसे कि आपने नाम सुना होगा कि कॉन्डोम और सर्वाइकल कैप्स और डायाफ्राम्स, ये तीनों जो है मेथड्स, ये जो होती भौतिक विधि होती है, जो मादा या फिर नर अपने बॉडी में वो इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, तो जिससे क्या होता है कि निषेचन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये जो कॉन्डोम है ये सिर्फ नर के लिए होता है, और जो सर्वाइकल कैप और डायाफ्राम्स ये दोनों ही फीमेल के लिए होता है, यानी कि मेल के, यानी कि स्त्री के लिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं अपना 3rd नंबर, जो कि अंतर्गर्भाशय युक्तियाँ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि नाम से पता चल रहा होगा कि अंतर्गर्भाशय युक्तियाँ, यानी कि अंदर, यानी कि बॉडी के अंदर उसे इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये कौन कौन सी है, चलिए देखते हैं उसे। तो अंतर्गर्भाशय युक्ति को गर्भाशय में जोड़ा जाता है। ठीक है, गर्भाशय में उसे इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है, जो कि प्रशिक्षित डॉक्टर या नर्स के द्वारा लगवाया जाता है। तो जो ये विधि होती है अंतर्गर्भाशय विधि, ये मेल या फीमेल खुद से यूज नहीं कर सकते हैं। इसको यूज करने के लिए एक डॉक्टर या नर्स के हेल्प से ही किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि वो बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है, किसके हेल्प से? डॉक्टर या नर्स के हेल्प से। ठीक है, तो यह युक्तियाँ निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। सबसे पहले है कौन? औषधि रहित अंतर्गर्भाशय युक्तियाँ। ठीक है, ये है औषधि रहित अंतर्गर्भाशय युक्तियाँ। और दूसरा है तांबा मोचक आयुषीयन युक्तियाँ। ठीक है, 3rd नंबर है हार्मोन मोचक आयुषीयन युक्तियाँ। तो जो ये तीनों युक्तियाँ हैं, ये किसके द्वारा यूज किए जाते हैं? तो ये किसके द्वारा लगाए जाते हैं बॉडी में? तो ये डॉक्टर या नर्स ही लगाते हैं। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स हैं तांबा मोचक आयुषीयन युक्तियों का, जो कि इंपॉर्टेंट है, आप चाहे तो याद कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है कॉपर टी। ठीक है, कॉपर 7, और एक और है मल्टीलोड 365। ठीक है, मल्टीलोड 365, ये तीनों एग्जाम्पल है तांबा मोचक के। अगर आप 2 याद रखेंगे तो ठीक है, कॉपर टी एंड कॉपर 7। ओके, उसके बाद आता है हार्मोन मोचक आयुषीयन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से हार्मोन्स निकलते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है जो कि LNG-20। क्या है एग्जाम्पल? इसका एग्जाम्पल है LNG-20। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल है औषधि रहित का लिपस लूप। क्या? लिपस लूप। ठीक है, ये तीनों एग्जाम्पल है। ये सब हैं जिसके द्वारा जो है जिसका यूज करने से एक स्त्री गर्भ को धारण नहीं कर पाएगी। ठीक है,
अब आते हैं अपना नंबर 4 पर, जो कि है गोली, यानी कि जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पिल्स। ठीक है, तो इसका क्या यूज़ होता है? तो सबसे पहले कि जो होता है ना, ये गोली क्या करती है कि अंडोत्सर्ग को रोक देती है। ठीक है, क्या करती है ये? अंडोत्सर्ग को रोक देती है, यानी कि अंडे को अंडाशय से बाहर नहीं निकलने देती है। ठीक है, कैसे यूज़ करते हैं इसको, चलिए देखते हैं। तो गर्भ निरोधक गोलियां कौन कौन सी होती है और कैसे होती हैं? यह एक विशेष प्रकार की गोलियां होती हैं। ठीक है, ये कैसी होती है? विशेष प्रकार की गोलियां होती हैं, जिसमें क्या होता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का संगठन होता है। या तो एस्ट्रोजन होगा, या तो प्रोजेस्टेरोन होगा, या तो ये दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, यह गोलियां प्रायः मादा द्वारा 21 दिनों तक लगातार ली जाती है। ध्यान दें कि एक भी दिन का गैप नहीं होना चाहिए। ये गोलियां जो 21 दिन तक लगातार ली जाती हैं, तथा शेष 7 दिनों तक अंतराल रखा जाता है। हाँ, 21 दिन के बाद 7 दिन तक अंतराल रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, हम अभी समझेंगे इसको। इस गोलियों को लगातार बिना भूले रोज ही खाना होता है। ठीक है, यह गोलियां एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स को शरीर में बढ़ा देती हैं, जिससे आवर्त चक्र प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इस गोली में क्या होता है? तो सबसे पहली बात कि ये जो, फिर से मैं वही बात बोलूँगी कि मासिक चक्र कितने दिनों के होते हैं, तो वो होते हैं 1 से लेकर पूरे 28 दिनों तक। ओके, और ये गोली कितने दिन तक खाने होते हैं? पूरे 21 दिन तक जो है इस गोली को खाने होते हैं। और जो ये जो 7 दिन का गैप होता है, यहाँ पर इस गोली को नहीं खाना होता है। क्यों? क्योंकि जो 7 दिन होती है, यानी कि 5 से 6 दिन तक जो होता है, वो क्या होता है, मासिक चक्र का दिन होता है। जिससे क्या होता है, उस समय पे क्या होता है कि यानी कि जो स्त्री है कि ऋतुस्राव में रहती है। ठीक है, तो उस समय गोली को नहीं खाना चाहिए। तो उस समय इस गोली को नहीं खाना है। बाकी जो 1 से लेकर 21 दिन तक का समय है, इस पूरे दिन में गोली को लेते रहना है 21 दिनों तक, बिना किसी गैप के। ठीक है, और इस गोली में क्या होता है, तो वो होता है प्रोजेस्टेरोन, वो होता है प्रोजेस्टेरोन एंड होता है एस्ट्रोजन। ठीक है, और इसको लेने के बाद क्या होती है कि स्त्री के बॉडी में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का जो लेवल है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, और जब ये दोनों बढ़ जाते हैं ना, तो क्या होता है कि मासिक चक्र, तो क्या होते हैं ना कि अंडोत्सर्ग होता ही नहीं है। ठीक है, जब अंडोत्सर्ग नहीं होगा तो निषेचन ही नहीं होगा ना। जब अंडोत्सर्ग नहीं होगा तो अंडा जो है, एग जो है, वो निकल के फैलोपियन ट्यूब तक नहीं आएगा, जिससे क्या होगा, निषेचन भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से, सबसे पहले वो देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल है, पहला तो है सहेली और दूसरा है माला डी। ठीक है, सहेली और माला डी। ठीक है, तो ये जो है, लेकिन जो सहेली है इसका कुछ अलग ही रोल होता है। ठीक है, जो सहेली होता है ये ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, क्योंकि जो सहेली होता है उसको साप्ताहिक गोली बोलते हैं, यानी कि इसको 7 दिन के अंतराल में लिया जाता है। ठीक है, 1 दिन खाने के बाद फिर 7वां दिन खाया जाएगा, फिर 7वां दिन के बाद फिर से 7वां दिन खाया जाएगा, यानी कि 7 दिन के अंतराल पर इस गोली को लिया जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं साप्ताहिक गोली, जो कि सहेली है। ठीक है, और इसके सिवाय बाकी जितनी भी गोलियां हैं, सबको पूरा 1 से लेकर 21 दिन तक लेना होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नंबर 5, जो कि है शल्य क्रिया विधियाँ। ठीक है, शल्य क्रिया विधि जो कि सबसे लास्ट विधि है ये, और ये इसको आप अपने आसपास ज़्यादातर देखते होंगे। इस विधि में क्या होता है, चलिए देखते हैं। इसको पूरा डायग्राम से हम लोग समझेंगे, ताकि एकदम अच्छे से हमें ये याद हो जाए। ओके, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो यह विधि उन लोगों में कराई जाती है जो भविष्य में बच्चा नहीं चाहते हैं, यानी कि ये विधि एक बार हो जाने के बाद भविष्य में कभी भी बच्चा एक स्त्री उत्पन्न नहीं कर सकती है। ठीक है, तो इस विधि को बंध्याकरण भी कहते हैं। ठीक है, यह विधि परिवार नियोजन की स्थायी विधि है। जो ये विधि है पूरा एकदम स्थायी होती है, यानी कि परमानेंट मेथड्स होता है। इसको एक बार कराने के बाद वो स्त्री कभी भी बच्चे को यानी कि बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं कि बंध्याकरण प्रक्रिया को पुरुषों में शुक्रवाक उच्छेदन कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में से बोलते हैं वेस्टेक्टॉमी। क्या बोलते हैं? वेस्टेक्टॉमी
पुरुषों में, और महिलाओं में क्या बोलते हैं, डिंब वाहिनी नलिका, जैसे बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। क्या होता है इसमें, चलिए आइए हम पूरे डायग्राम से देखते हैं इसको। तो ये है पूरा नर जनन तंत्र, देख सकते हैं कि ये है वृषण, ठीक है। और वृषण से क्या बनता है, वो बनता है स्पर्म, ठीक है। वृषण में क्या बनते हैं, बहुत सारे स्पर्म बनते हैं। स्पर्म बनने के बाद क्या होते हैं कि यहाँ से ये जो रास्ता है जाने वाला, इसको बोलते हैं वसा डिफरेंस। क्या बोलते हैं, वसा डिफरेंस। तो वसा डिफरेंस से जो है स्पर्म जो है नर जनन तंत्र में यानी कि सीसन पार्ट्स में पूरा चले जाते हैं। सीसन पार्ट्स में जाने के बाद मादा की योनि भाग में भी वो जाते हैं, ठीक है। लेकिन इस विधि में क्या होता है कि यहाँ से इसको कट कर दिया जाता है, यानी कि जो वसा डिफरेंस होता है उसको ही कट कर दिया जाता है। तो अगर जब वसा डिफरेंस को कट कर दिया जाएगा, कट करने के बाद इसको यहाँ पे बांध भी दिया जाता है, ठीक है। बांधने के बाद क्या होता है कि जब स्पर्म यहाँ से जाएगा तो वो जो है सीसन पार्ट्स में नहीं जा पाएगा स्पर्म, ठीक है। अब ठीक इसी प्रकार जो है मादा जनन तंत्र में भी कुछ ऐसे ही प्रक्रियाएं होती हैं। क्या होती है, तो इसमें भी क्या होता है कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये अंडाशय यानी कि ओवरी, जहाँ से क्या होता है अंडों का उत्सर्जन होता है। उसके बाद जो है ये वाला जो पार्ट्स है, ये बोलते हैं इसको फैलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब। तो इस विधि में क्या किया जाता है कि फैलोपियन ट्यूब को यहाँ पे कट कर दिया जाता है। क्या किया जाता है, यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब को कट कर दिया जाता है, और कट करने के बाद जो है फैलोपियन ट्यूब को यहाँ पे बांध दिया जाता है, ठीक है, ताकि ये जो प्रक्रिया है फिर से ये जुड़ ना जाए, ठीक है, बांधने के बाद, इसलिए उसको क्या कर देते हैं, बांध दिया जाता है। तो अब अगर यहाँ से अंडा उत्सर्जन होता है तो ये जाता है लेकिन फैलोपियन ट्यूब में नहीं पहुँच पाता है, ठीक है। तो जिससे क्या होगा, जब फैलोपियन ट्यूब में पहुँच ही नहीं पाएगा अंडा, तो क्या होगा, निषेचन नहीं होता है। ओके, तो ये थे हमारे पूरे गर्भ निरोधक विधियाँ, ठीक है। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आशा करती हूँ मैं आप सबको ये सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे और याद भी हो गए होंगे, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए, क्योंकि अगला वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट आने वाला है इससे भी, ठीक है।